हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि बेटा मैंने लास्ट क्लास में, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात की थी। उसमें हमने कुछ केसेस पढ़ लिए थे। उसमें हमने दो केस बना के पढ़ रहे थे। एक में हमने पढ़ा था 2-1-2-1 केस का, है ना, अप टू जिसका जेड एटॉमिक नंबर लेस देन 7 या 7 के इक्वल हो। आज हम केस 2 की बात करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 7 हो, है ना। उस केस को क्या बोलते हैं बेटा, हम 1-2-2-1, है ना, उसका डबल करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए केस 2 और बात करते हैं। केस 2 में पढ़ना है बेटा जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो, ग्रेटर देन 7, है ना। ग्रेटर देन 7 का कौन कौन सा हो सकता है, 8, 9, 10, है ना। और ये वैलिड किसके लिए बेटा, वैलिड अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स। उससे ज्यादा हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। फिर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ पी के अंदर बात करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से एटम आ सकते हैं, जैसे आपका मैंने लिख दिया O2, F2 एंड नियोन। ठीक है, जैसे O2 के अंदर बात करेंगे तो O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हम बात करेंगे फ्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे नियोन की बात करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो हम एक एक करके डायग्राम को स्टडी करेंगे। इसके लिए मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, शायद अगर आपको याद आ रही हो, कि अगर केस 2 की बात करते हैं तो इसके लिए कौन सी ट्रिक यूज करेंगे हम। इसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी 1-2-2-1। 1-2-2 का मतलब, इनका मतलब एक ऑर्बिटल नीचे आएगा, दो ऑर्बिटल ऊपर जाएंगे, और दो ऑर्बिटल कहाँ मिलेंगे, पी में, पी एक्स और पी वाई, क्योंकि उनकी जो एनर्जी लेवल होता है उनका सेम एनर्जी लेवल होता है ना। और पी जेड वालों का जो एनर्जी लेवल होता है वो अलग होता है। कभी वो ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, कभी वो नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। सारा का सारा खेल है, हाँ, किसका है, एनर्जी गैप का। क्योंकि कैसे जैसे जैसे डिफरेंट टाइप के एटॉमिक नंबर आएंगे उनके बीच में एनर्जी गैप भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की बात करते हैं तो इनके केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने के कारण इनके बीच में वेरिएशन क्रिएट हो जाता है। जो उनसे ये रूल फॉलो करते हैं 1-2-2-1 वाला, और लेस देन वाले में क्या फॉलो करते हैं, 2-1-2-1 वाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। चलो, तो हम ऑक्सीजन की अगर बात लेके चलें कि ऑक्सीजन के केस में हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, समझना है चीज़ों को और सिंपल लेकर चलना है। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि जो केस 2 है उसमें 1-2-2-1 वाला रूल को फॉलो करता है। सिर्फ और सिर्फ कंसर्न क्या है, जैसे जैसे दोनों ऑर्बिटल के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं पी के अंदर, वैसे वैसे उनके एनर्जी लेवल भी डिफरेंशिएट होते चले जाते हैं, है ना। तो उसमें देखा गया कि पी में और पी पी एक्स में, सॉरी, पी एक्स बोल लो या फिर पाई एक्स बोल लो, पी एक्स और पाई वाई एंड पी जेड। तो पी एक्स और पी वाई का जो एनर्जी लेवल था सेम था, लेकिन वो कुछ केसेस में ऊपर शिफ्ट हो रहा था, कुछ केसेस में डाउन साइड में शिफ्ट हो रहा था। तो जिसमें डाउन साइड में शिफ्ट होगा तो उसका मतलब है वहां पर जो पी जेड ऑर्बिटल है और आपका पी एक्स ऑर्बिटल है उनके बीच में एनर्जी गैप कम था। लेकिन जब वो ऊपर शिफ्ट हो रहा था तो इसका मतलब कुछ ज़्यादा एनर्जी लेवल था, तो जिसमें आपके बोल सकते हैं इसके अंदर पी जेड पहले आता है, उसकी वो किस में मिलता है, लोअर एनर्जी में, और पाई एक्स ऑर्बिटल मिलते हैं हाइयर एनर्जी में, जिस वजह से क्या होता है वो बेटा अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं। बात करेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे हम बात करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। तो पहले लिखिए O2। तो पहले हम बात करेंगे किसकी बेटा, O2 की बात करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। हेडिंग डालो O2 के लिए बेटा। पहले हम बात करेंगे O2। O2, तो O2 की बात करें तो O2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8, 1s2, 2s2, 2p4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सेम दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी सेम होगा। अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे और उसके लिए हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा बेटा, लास्ट टाइम मैंने बताया था, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर, किसके अंदर बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर,
डिवाइडेड बाई 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इससे क्या निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। फिर हम एनर्जी भी निकालना सीखेंगे, आज सारे टर्म्स सीखेंगे बेटा। तो बॉन्ड ऑर्डर का ये हो गया। ये मार्कर तो खराब हो गया शायद। वैसे आपको मैंने एक चीज बताई थी कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? बॉन्ड लेंथ के। इन दोनों चीजों को, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, है ना। चलो बात करते हैं O2 के लिए, डायग्राम बनाते हैं पहले। और आपको जो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है अकॉर्डिंग टू MOT डायग्राम, किसका कैलकुलेट करना है? आपको निकालना है बेटा O2, O2 2 माइनस, O2 प्लस, O2 2 माइनस। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ऑक्सीजन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिख रहा है ना सब कुछ क्लियर? इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीजन। इसकी बात करें, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है तो उसको बोलते हैं कटायन फॉर्म। ऑक्सीजन है ना, कटायन फॉर्म में है, तो इसका ऐसा कुछ नाम नहीं है। कटायनिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हो, कटायनिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? परऑक्साइड। देखो अगर ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज आ जाए, 2 निगेटिव चार्ज अगर ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे परऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है तो उसको बोलेंगे सुपर ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन के ऊपर न्यूट्रल है तो उसको क्या बोलेंगे? O2। O2 को क्या होता है? ऑक्सीजन। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है कि मॉलिक्यूल को लिखता नहीं है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए सुपर ऑक्साइड के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, या फिर परऑक्साइड के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो आपको नाम से याद होना चाहिए कि सुपर ऑक्साइड का मतलब एक निगेटिव चार्ज, परऑक्साइड का मतलब 2 निगेटिव चार्ज। तो आपको बेटे ये चीजें याद होनी चाहिए। और डायरेक्ट पूछ लेता है, और ये तुम्हें बुक्स में भी मिलेंगे, और जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनमें भी आपको काफी बार देखने को मिलेंगे नाम के साथ। सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए इस तरीके से, या ऑर्डर अरेंज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज कीजिए। तो बहुत बच्चों को इन चीजों में कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान रखना 2 निगेटिव परऑक्साइड होगा, O माइनस के ऊपर एक निगेटिव चार्ज होगा तो सुपर ऑक्साइड होगा। ठीक है, अब इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देन उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो केस 2 के लिए जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम उनके सेम होंगे, है ना, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो बनेंगे क्या? मैंने एक चीज और बताई थी लास्ट क्लास में, अगर याद आ रहा हो, कि जब उसके अंदर p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाए तो डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर हम p ऑर्बिटल से निकाल सकते हैं, क्योंकि s कंप्लीट हो जाएगा तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं, तो कैंसिल आउट होकर 0 आ जाता है रिजल्टेंट बॉन्ड ऑर्डर का। वैसे ही 2s में भी, लेकिन 2p के अंदर वेरी करेंगे तो वहां पर बढ़ भी रहे और कम भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ p ऑर्बिटल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कंप्लीट लेके चलेंगे। चलो, तो वैसे ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का 1s2 2s2 2p4। तो पहले कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 1s आएगा। तो दूसरे वाले ऑक्सीजन, यहां पे चलेंगे एटम, इनको क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वैसे ही दूसरा भी इधर आएगा कहीं, ऑक्सीजन। ये कौन सा ऑक्सीजन का? 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस ऑक्सीजन के लिए? 2। तो इसके लिए भी कितने होंगे बेटा? 2। डॉट 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 डॉट। इसके लिए बेटा ये क्या होगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, है ना। तो इसके अंदर भी इसको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ABMOS, है ना। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा बेटा? 2s आएगा, इसका भी ऑक्सीजन का 2s आएगा। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
देन उसके बाद अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा, एक इसका आएगा, एक इसका आएगा, एक इसका आएगा, तो इनका ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, 8 तक 0 आता है, 8 तक 0 आता है। देखो 1s में भी कंप्लीट हो गए, दो बॉन्डिंग में, दो एंटी बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 0। वैसे ही 2s का से निकालेंगे तो इसका भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कंप्लीटली क्या हो जाएगा 0। तो जब भी आपका p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट p ऑर्बिटल से निकालना, क्योंकि उसमें तुम्हारा टाइम बच जाएगा। अब बात आती बेटा p ऑर्बिटल में। तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? इसको बोलेंगे px, py, pz। वैसे ही दूसरा ऑर्बिटल ऑक्सीजन का कहीं इधर होगा, इसको बोलेंगे बेटा px, इसको बोलेंगे py, इसको बोलेंगे pz। ठीक है। वैसी बात करेंगे p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैसे दूसरे ऑक्सीजन में भी कितने होंगे बेटा? 4। ठीक है, लेकिन ये वाला कौन सी ट्रिक को फॉलो करता है? 1 2 2 1, मतलब पहले pz ऑर्बिटल, ये सिर्फ p ऑर्बिटल के लिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ ओनली p ऑर्बिटल। जब उसके अंदर p ऑर्बिटल होना इंक्लूड हो जाए, ओनली फॉर p ऑर्बिटल, क्योंकि p ऑर्बिटल में हमें कहीं पे वेरिएशन देखने को मिल रहा था, इसी वजह से इनको p ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे इनकी बात करते हैं तो इसमें क्या मिलेगा? पहले आपको डॉट 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 बनाइए बेटा। पहले कौन आएगा? 1, मतलब pz ऑर्बिटल आएगा, 2pz, उसको क्या बोलते हैं? सिग्मा 2pz। ऊपर कौन आएगा? 2 ऑर्बिटल आएंगे, तो 2 ऑर्बिटल किसके होते हैं? px और py के, सेम एनर्जी लेवल में। तो इसके ऊपर कौन आएगा? आपका px और πx एंड πy। ठीक है, फिर उसके बाद 2 आएगा, मतलब फिर से आपके p ऑर्बिटल आएंगे दोनों, ये बनेगा, और लास्ट में आपका कौन पहुंच जाएगा? अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि बताइए कौन सा ऑर्बिटल ऑक्सीजन में हायर एनर्जी में होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी में? तो आपका कौन सा होगा बेटा? सिग्मा स्टार 2pz, और ये आपका πx स्टार और पाई स्टार y। ठीक है, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा, ये ऑर्बिटल पेयर हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे? एक इधर का गया, 3 इधर बचे होंगे, अब 3 इधर बचे होंगे, फिर एक इसका आएगा, फिर एक इसका आएगा। तीनों में पहले एक एक जाएगा, पहले तीनों में क्या जाएगा बेटा? एक एक। 3 बना, 2 बनेंगे ना, गलती हो गई। क्या आएगा बेटा? देखो अब यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन पहले एक इसका आएगा, फिर एक इसका आएगा, पहले दोनों में एक एक जाएगा, फिर इसको फिल करेगा, फिर इसको। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? काउंट कर लो, 2 4 6 8 10 12 14, और 2 में कितने होते हैं टोटल? 16। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। देखो यहाँ हमारी वीबीटी थ्योरी फेल हो गई थी। हमने बात बताई थी ना लास्ट टाइम कि वीबीटी थ्योरी कहाँ फेल हुई थी? वीबीटी थ्योरी ने बोला था कि जिसका एटॉमिक नंबर E1 होगा वो नेचर में पैरामैग्नेटिक होगा। तो E1 था ऑक्सीजन का, लेकिन सॉरी मैंने क्या बताया था? जिसका एटॉमिक नंबर E1 होगा वो नेचर में डायामैग्नेटिक होगा, लेकिन ऑक्सीजन E1 एटॉमिक नंबर रखने के बाद भी फिर भी कैसा नेचर शो करती? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं? 2। तो हम जब भी देखेंगे किसी का भी अगर नेचर में बताएंगे वो कैसा है, पैरा है डाया, तो उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखेंगे, या फिर कुछ केसेस में ये चीज़ें एप्लीकेबल थी इवन और ओड वाली। तो मोस्टली केस में आप इस चीज़ को लगा सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन के केस में ये एक एक्सेप्शंस बन गया था, और जिस वजह से हमारी वो थ्योरी फेल हो गई थी। और मॉलिक्यूलर और जो ऑर्बिटल थ्योरी है ये बेटा करेक्ट थ्योरी प्रूफ हुई थी। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये ऑर्बिटल बन गया, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। आई होप जहाँ तक मुझे ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। आप इस डायग्राम को बनाइए, मैं इधर बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाता हूँ डायग्राम के अकॉर्डिंग। रफ करूँ इसको, देखो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूँ बेटा, सबसे पहले मैं किसका निकालूंगा? O2 का, ऑक्सीजन का।
किसका निकालूंगा बेटा? O2 का। तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 16 इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो इनका तो कैंसिल कर दो डायरेक्ट, एसएस वालों का। बॉन्डिंग में कितने? 2 4 6, 6 माइनस ऊपर एंटी बॉन्डिंग में कितने? 2 बाई 2, 4 बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2। तो आपने देखा होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड बनता है, नहीं बनता है? देख लो, जितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा उतना ही उसके बीच में बॉन्ड आएगा। देन अगर मैं उसके बाद बात करूं O2 2+ की, तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना? लेकिन नेचर में कैसा होना चाहिए था ये? पहले इसको रफ कर लो, पहले देख लो नेचर में कैसा होगा। ये होना चाहिए था डायामैग्नेटिक इन नेचर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैसा होता है ये? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं बेटा वहां पर? 2। ठीक है। उसके बाद O2 की बात करें, O2+, तो O2+ में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली ओड है, ओड है तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा रहेगा, है ना? चलो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। देखो O2 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर कितने थे? 16। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? एंटी बॉन्डिंग से। देखो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में, फिल करेंगे नीचे से, फिल करना शुरू करते हैं नीचे से, और जब हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन को तो वो ऊपर से निकल के आते हैं। मतलब एंटी बॉन्डिंग में से निकलेंगे पहले, फिर उसके पहले किस में से निकलते हैं? हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन, फिर लोअर के निकलते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? क्योंकि ये वाली सेल सबसे दूर होगी एंटी बॉन्डिंग वाली, यहाँ कहीं न्यूक्लियस होगा तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग यहाँ होगी 2p। तो जैसे जैसे दूर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उनको आसानी से निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हायर एनर्जी के पहले इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो कहाँ से निकलेगा? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा। तो आपका देखो 6 - 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? ये 5/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं O2- पर सुपर ऑक्साइड की, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो ये भी फिल है, ये भी फिल, ये फिल यहाँ आएगा। 17 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? यहाँ पहुंचेगा। तो देखो एंटी बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे? 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे 3/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3/2 = 1.5। ठीक है। देन उसके बाद बात करेगा O2-2-, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, मतलब 18 हो गए। 18 हो गए तो ये तो कंप्लीट है। तो यहाँ पे हो गए 16, 17, 18, ये दोनों फिल हो जाएंगी। तो आपके एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल? बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा? आप लिख सकते हो 6 - 4/2 = 2/2। बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब O2+ के लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, O2- के लिए होता है 1.5, और O2- के लिए जो जिसको बोलते हैं परऑक्साइड, उसके लिए होता है 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ गई है तो इसमें से बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर जो हम अरेंज कर सकते हैं, तो ऑर्डर क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर का बेटा? किसका आएगा सबसे ज़्यादा? ऑक्सीजन का कितना होता है? 2। इसका ऑक्सीजन का 2 होता है, तो सबसे पहले आएगा आपका O2+। देन उसके बाद कौन आएगा? O2। फिर उसके बाद कौन आएगा आपका? O2-। उसके बाद कौन आएगा आपका? O2-2-। अगर मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अरेंज करूं तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। O2-, O2-, O2, O2+। ये आपका बॉन्ड लेंथ ऑर्डर होगा, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहां से बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, और आप किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है बेटा। चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये आपका हो गया। अब आप नियोन का और फ्लोरीन का डायरेक्ट बना सकते हो। फ्लोरीन के केस में भी बात कर ले तो इसको मैं रफ करता हूँ, डायग्राम यही सेम रहेगा।
आप डायरेक्ट क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, मैं ऊपर से बताता हूँ। देखो अब आप किसी भी स्पीसीज के लिए निकाल सकते हो बेटा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बस उसमें 20 होने चाहिए। देखो अगर मैं केस की बात करता हूँ फ्लोरीन वाले की, F2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18। देखो कहीं इसमें 18 आ रहे हैं, 18 में कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, तो इसका भी 1 ही होगा, देख लेना। अब यहाँ पे बात करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन की, तो फिल करो 2 4 6, यहाँ पे फ्लोरीन एटम कर लो, यहाँ पे फ्लोरीन एटम कर लो, ठीक है, यहाँ तक सेम पहुंचे। यहाँ पे हो गए 10 12 14 16 17 18, यही तो होता है 2p5। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9, और F9 के लिए आपका कितना निकल के आता है 1s2 2s2 2p5, 5 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के पास होंगे, 5 ही दूसरे के पास होंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या चाहिए, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देखो p s s के तो कैंसिल कर लो, 2 4 6 हो गए, 6 माइनस 4, एंटी बॉन्डिंग में कितनी 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1। वैसे ही देख लो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड, आता नहीं आता बेटा, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। मैं इसको रफ कर देता हूं। उसके बाद हम बात करें नेचर में कैसा होगा, तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है बेटा। वैसे ही आप किसी और के लिए भी निकाल सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट नियोन की बात करूं तो नियोन में Ni2 में कितने होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एनियोन का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 2s2 2p6, ये बचेगा। तो P भी कंप्लीट हो गया, ये भी यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये आपका नियोन हो जाएगा, और यहाँ भी आपका क्या होगा नियोन, ठीक है। और इसका नियोन होने के कारण अब ये भी क्या होगा, ऊपर वाला भी फिल हो जाएगा। देख लो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसमें चले गए, 2 इसमें चले गए, 2 इसमें 6 हो गए, 6 और बचे होंगे, 2 इसमें चले गए, 2 इसमें चले गए, 2 इसमें चले गए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 6 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। तो इनका अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, तो बॉन्डिंग में कितने मिल रहे हैं 6, एंटी बॉन्डिंग में 6 डिवाइडेड बाई 2 0। कभी भी आपने देखा होगा नियोन के बीच में डाइमर फॉर्म नहीं होती है। तो हम यहाँ से पता चल गया कि मॉलिक्यूल हमेशा एक मोनो एटॉमिक की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, उनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होता है। यहाँ से आज हमने प्रूफ भी कर लिया, अभी तक हमें डाउट था, अब हमने वो प्रूफ भी कर लिया, ठीक है। तो आप किसी का भी नेचर बता सकते हो। अब हम बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे हेट्रो एटॉमिक एटम के लिए। हेट्रो एटॉमिक एटम के लिए बात करेंगे, जैसे NO आ जाए, CO आ जाए, है ना, NO प्लस आ जाए, NO माइनस आ जाए, तो वो किस तरीके से MOT डायग्राम को बनाएंगे उनकी हम बात करेंगे। देखो सिंपल है, किसी भी चीज़ को आप निकाल सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मेरी बात ये समझ में आ रही है तो इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। और इसी के अंदर हम देखेंगे फिर एनर्जी लेवल, एनर्जी का ऑर्डर कैसे लगाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे इसमें आयनाइजेशन एनर्जी, और उसके बाद हम स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे कि स्टेबिलिटी ऑर्डर हम कैसे अरेंज करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो मैं ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, आप उनको अरेंज करिए बॉन्ड ऑर्डर की फॉर्म में, स्टेबिलिटी की फॉर्म में, बॉन्ड लेंथ की फॉर्म में। रफ करूँ मैं इसको, डायग्राम आपने बना लिया होगा, ठीक है बेटा। चलो लिखो बेटा, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर, किस किस का ऑर्डर नहीं बताना बेटा आपको। अरेंज द फॉलोइंग, इंक्रीजिंग लिखो बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ
एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो मैं एक आपको छोटा सा फैक्टर बता देता हूँ कि स्टेबिलिटी को कैसे निकालेंगे और आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है, मैं एक आपको थोड़ा सा मेथड बता देता हूँ, उससे पहले स्टेबिलिटी और आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है अब मैं बताता हूँ। जो आपकी आयनाइजेशन होती है बेटा एनर्जी, उसके एटम के आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है, सॉरी रिक्वायर्ड होती है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके आउटर मोस्ट सेल से, उसको क्या बोलते हैं बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, जैसे मेटल, कोई भी एबीजी में एटम हो सकता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसको क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसमें कहाँ डिपेंड करेगी? स्टेबिलिटी पे। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जिसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उसकी एनर्जी उतनी ही कम आएगी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या मेरी समझ में आ रही बात? और वैसे ही आप स्टेबिलिटी बता सकते हो। स्टेबिलिटी भी क्या होगी आपकी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, यहाँ भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? जैसे जैसे आपके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे ही वैसे आपकी स्टेबिलिटी भी और आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो लिखो बेटा, इसमें लिख सकते हो एज द नंबर ऑफ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं? सिर्फ और सिर्फ एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ। एज नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग molecular orbitals electrons increases, then उसके बाद क्या बोल सकते हो बेटा? अगर वो इंक्रीज होंगे तो आप यहां से बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो उसमें? सिंपल है तो आपका वहां पर रिपल्सन ज्यादा बढ़ेगा, तो रिपल्सन बढ़ेगा तो आप लिख सकते हो इट डिस्टेंस, क्या बोला इसमें, सॉरी, destabilize the nuclei electrons will be more repulsion। मतलब कहने का इसका मतलब ये है कि बेटा जैसे जैसे वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर, वैसी वैसी उनमें न्यूक्लियाई के और के बीच में क्या होगा? रिपल्सन बढ़ता चला जाएगा, तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो डिस्टेबलाइज होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सिंपल है, जो ऑर्डर आपका आयनाइजेशन एनर्जी का आएगा वही ऑर्डर स्टेबिलिटी का आएगा। तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्ट, और डायरेक्ट आपकी डिपेंड करती है, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके बेटा? जो एंटी बॉन्डिंग के आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर टोटली डिपेंड करेगी। तो जिसमें मान के चलो किसी का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, मैंने बोला किसी का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, अब उसमें ऑर्डर स्टेबिलिटी का कैसे लगाएंगे? तो आपको देखना है कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स किसके ज़्यादा हैं। जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं कुछ क्वेश्चन अब लिखना स्टार्ट करता हूँ। ये छोटा सा एक टर्म था, पहले इसको समझाना जरूरी था, देन उसके बाद हम बात करेंगे, किसी भी फैक्टर की बात करेंगे। तो आपको किस किस को निकालना? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी। तो आप यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हो, एक चीज़ और मेंशन कर सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। रफ करूँ इसको मैं,
क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चंस को आप सोल्व करना शुरू करें। देखो बेटा, पहला है Li2 प्लस Li2। वैसे तो मैंने करा भी दिए हैं, फिर भी बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। एक दूसरे क्वेश्चन की बात करूं बेटा, मैं लिख देता हूं पहले सारे के सारे, फिर आप कर लेना। O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस, उसके बाद N2 प्लस N2 माइनस N2 2 प्लस N2 माइनस, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं, N2 O2 B2 C2 F2 कीजिए बेटा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सही आंसर निकालोगे। आपको लगाना है इसमें, कीजिए। तो मैं पहले आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक को फॉलो करना कि बार बार आप डायग्राम बनाओगे गड़बड़ कर दोगे। मैं इसको रफ करता हूँ, फिर मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, उस ट्रिक को फॉलो करना। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। जितना भी अपने कहानी पढ़ी है, भजन पढ़े हैं, कोई भूल जाना, बस समझाने के लिए कराया था। एमओटी थ्योरी समझ में आ गई होगी, भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप एक ट्रेंड को फॉलो करेंगे ट्रिक बना के। और कितने इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं हम एमओटी के लिए? 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो आप 14 को क्या बोलते हैं? 14 को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, तो 14 पे हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि 14 का जो बॉन्ड ऑर्डर देखा था हमने नाइट्रोजन के केस में, सबसे ज्यादा मिला था। कितना मिला था? 3। तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन तक चलना है? आपको 14 को स्टार मानना है, एक सुपर स्टार है, यही अपने तरीके से लीड करेगा सबको। जित सिमेट्रिकल जाएगा, बोलेगा जितना मैं इधर चलूंगा उतना ही मैं इधर जाऊंगा, मैं किसी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तो वो क्या बोलता है कि मुझे कहाँ तक जाना है? 20 तक जाना। तो 20 से इतना ही इधर चलना जितना वो 20 तक पहुंचेगा। तो 14 के बाद क्या आएगा? 15, देन 16, 17, 18। आ रहा है बोर्ड पे? नहीं आ रहा? चलो भैया और छोटा करते हैं इसको। चलो इसको रफी कर लेते हैं, फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं। 14 को बीच में स्टार बना के लिखिए कॉलम के अंदर इस तरीके। 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये क्या है? नंबर नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है बेटा? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? जिसके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? जिसके पास 16 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? जिसके पास 17 होंगे, देन कितने नंबर चल रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पीछे चलेगा। इसके बाद क्या आएगा? 13, 13 के बाद कितना आएगा? 12, 11, 11 के बाद, ये तो आपने लिख ही लिया होगा बेटा। 11 के बाद आएगा आपका 10, 1 2 2 4। इसके बाद आएगा आपका 9, उसके बाद आएगा आपका 8 तक आपको याद रख लो, उससे पहले कि आप निकाल सकते हो। देखो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसको मैंने क्या मान लिया? स्टार। आज का सुपर स्टार शाहरुख खान भाई साहब, है ना? हाँ, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? आप यहाँ पे लिख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन्स, इधर बॉन्ड ऑर्डर। इधर 3 चले, अब इसमें से सब में से 0.5 माइनस करते चले। कितना माइनस करोगे? 0.5। तो इसके बाद कितना आएगा? 2.5, फिर 2, फिर 1, 2, 1.5, फिर 1, फिर 0.5, फिर 0।
वैसे ही इधर चलें बेटा, 3 के बाद इधर चलेंगे तो इधर कितना आएगा आपका 2.5 टू 1.5, फिर उसके बाद कितना आएगा 1.5 और उसके बाद 0। किसी के साथ इसने कोई झगड़ा नहीं करा, तो बस आपको ये वाली ट्रिक याद रखनी है। जिस बच्चे ने ये वाली अब तक जो भी पढ़ा उसको भूल जाइए, बस इसको याद रखिए। जितना हो सकता है बेटा आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अब किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, अप टू 8 इलेक्ट्रॉन तक आपको बॉन्ड ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। जैसे लिथियम वाला केस बन गया, और जब जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए तो इस ऑर्डर को, ट्रेंड को फॉलो करो और उसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए। तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करो, लिथियम में कितने हो गए 6 में आप निकाल सकते हो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। लिथियम के केस में Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 किस में जाएंगे 1s में, और 2 किस में जाएंगे, एक किस में जाएगा 2s1 में, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6, तो आप पे बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, तो आपका आएगा बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका 2 2 2 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1। Li2 प्लस की बात करेंगे, बस इलेक्ट्रॉन काउंट करना सीख लो बेटा। तो इसमें कितना आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, +1 में 5 में कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर आपका कहाँ जाएगा, उसमें जाएगा, हाँ तो इसमें 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका आएगा 1.5, 0.5, हाँ सॉरी 0.5। वैसे ही हम बात करें Li2 माइनस, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपका, कितना आएगा बेटा, इसके भी 5, इसमें हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपका 4 माइनस 2 4 6 7 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.5। 2 का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, 1 का अलग आ रहा है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपका ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका आएगा सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आएगा Li2, उसके बाद Li2 प्लस, उसके बाद आएगा Li2 माइनस। देखो कभी कभी यहाँ पे ये भी पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर इक्वल भी करके लिख देता है इस तरीके से माइनस, तो आपको घबराना नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग कहीं कहीं पे आपको ये देखने को भी मिल सकता है। वैसे तो नॉर्मल केस में ये भी यही फॉलो होता है, कभी कभी तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी वो इस तरीके से, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो उसकी वो क्या कर लेता है, हाँ उसकी जो बॉन्ड ऑर्डर की वजह से उनका जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर भी सेम मान लेता है, जिस वजह से वो इक्वल करके लिख देता है। तो आपको घबराना नहीं है, समझना है, कभी कभी वो इस तरीके से भी पूछ लेगा, कभी कभी इस तरीके, लेकिन नॉर्मल ट्रेंड जो होता है वो ऊपर वाला होता है ना, क्योंकि ठीक है ना। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा है तो दोनों केस में पॉसिबल है कि ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो आपको अगर लिखा हुआ दिखेगा बुक के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, तभी ये ऑर्डर वाला फॉलो देख, अगर ये लिखा हुआ है तभी ये वाला फॉलो करेंगे, अदरवाइज ऊपर वाला फॉलो करेंगे, है ना। उसके बाद मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी कहाँ में सबसे ज़्यादा होगी, जिसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे कम होंगे, वहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी की बात करें Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन मिलने, देखो अगर मैं Li2 का डायग्राम बनाता हूँ 1s, कुछ इस तरीके से बनाया मैंने, ये आपका 2s आ गया। वैसे तो बॉन्ड ऑर्डर से ही बता सकते हो, लेकिन फिर भी आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलो, ये 1s हो गया, ये आपका 2s हो गया। तो लिथियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 6, 2 तो इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे। तो एंटी बॉन्डिंग में सबसे कम इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे Li2 में। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ का इसका रिवर्स लगा सकते हो। देखो बेटा अब यहाँ पे बात करें स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो Li2 की सबसे ज़्यादा होगी। देन उसके बाद देखेंगे Li2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम कर दो, तो यहाँ भी किस में है, एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा Li2 होगा। देन उसके बाद Li2 माइनस की बात करेंगे, 6 7 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में क्या मिला, एक इलेक्ट्रॉन, सबसे कम कौन होगा आपका Li2 माइनस। ठीक है, ध्यान रखना बेटा इसको,
डायरेक्ट जिसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। आंख मीच के लगा दो, आंख मीच के लगा दो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा उसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा। अगर सेम हो जाए तब आप देखोगे एंटी बॉन्डिंग। जब इलेक्ट्रॉन सेम हो, जब आपका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, या हाँ जब आपका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तब आप क्या देखोगे, सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे एंटी बॉन्डिंग में किसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। जिसके ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, O2 की बात करते हैं। तो O2 के पास, O2 वाले केस में O2 पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16। अब यहाँ पे देखो 16 O2 प्लस O2 2 माइनस O2 2 माइनस। मैंने देखो सबके बॉन्ड ऑर्डर निकलवाए हैं। अब मैं इस ट्रिक को फॉलो करता हूँ। देखो अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं, तो मतलब ये वाली ट्रिक फॉलो हो जाएगी। O2 में कितने होते हैं, 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2। आप देखो अभी कैलकुलेट किया था। O2 2 प्लस की बात करें तो कितने हो गए बेटा, 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2.5। उसके बाद O2 2 माइनस की बात करें, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 17 के कितना हो गया, 1.5। उसके बाद हम बात करें O2 2 माइनस 18 हो जाएगा, 18 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1। अरेंज कर सकते हो, सबसे ज़्यादा किसका होगा, O2 प्लस, O2 माइनस, और उसके बाद O2 2 माइनस। ये आपका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा आपका, रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल है ना, रिवर्स हो जाएगा। अब आती बात स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा किसका, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, तो 2.5 O2 प्लस, देन आपका आएगा O2। जब आपका सेम हो जाएगा तब आप देखोगे, जब बॉन्ड ऑर्डर दो सेम हो जाए, निगेटिव का और पॉजिटिव वाले का, तब आपको क्या करना है बेटा, तब आपको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखने की किसके अंदर ज़्यादा है। जब तक उसमें बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है सबका, तो आप नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद आपका आएगा O2 माइनस, उसके बाद O2 2 माइनस। ध्यान रखोगे स्टेबिलिटी कंपेयर कहाँ करनी पड़ेगी आपको, जब दो एटम्स का कटायनिक और अनायनिक में बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, तब आप उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स चेक करोगे। जिसके पास जितने ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उसकी उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी तो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करो और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलो, तो आपको इक्वल मिल जाए बॉन्ड ऑर्डर केस में तब भी नहीं घबराना है, लेस देन करके मिल जाए तब भी नहीं घबराना। तो वो कंडीशन डिपेंड करेगी क्वेश्चन के अंदर, कि क्वेश्चन के अंदर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल करके दिया है या फिर लेस देन करके दिया है। ठीक है बेटा, तो आपको हमेशा पॉजिटिव का ज़्यादा मानना है, निगेटिव को कम मानना है। रफ करूँ इसको, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम जो बेटा यहाँ पे बात करेंगे, हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे हेट्रो एटोमिक। ये कैसे थे, होमो एटोमिक। होमो एटोमिक मोलिकुलर ऑर्बिटल वो होते हैं जो सेम टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। जैसा अभी हमने लिया था O2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब हम बात करेंगे कि एक ऑक्सीजन ले लूँ, एक नाइट्रोजन ले लूँ, तब आप कैसे बॉन्ड ऑर्डर को निकालोगे। सेम है, इसी को फॉलो करना है, वही ट्रेंड है, लेकिन उनका जो डायग्राम बनेगा उनके अंदर एनर्जी गैप होगा। अभी तो देखो सब ऑर्बिटल कहाँ थे, सेम एनर्जी पे थे, इधर वाले के भी इधर वाले के। अब वो एक ऑक्सीजन आ जाए और एक नाइट्रोजन, तो दोनों के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, तो उनके बीच में एनर्जी गैप भी अलग अलग होगा। ठीक है, रफ करता हूँ मैं इसको। इस ट्रिक को जरूर याद रखना, इस ट्रिक को नहीं भूलना। जो भी तुमने गाथाएं गाई हैं बस इसके ऊपर डिपेंड करती है। वैसे N2 का भी लगा सकते हो, मुझे उम्मीद है आपने निकाल लिया होगा, सिंपल है। हेडिंग डालो, अरे साफ हो जा रे, क्या हो गया ये, इतना टाइम लगाता साफ होने में। देखो एनर्जी लेवल
एनर्जी लेवल ऑफ डिफरेंट बोल लो मोलिकुलर ऑर्बिटल, या फिर लिख सकते हो हेट्रो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं NO। NO में क्या हो गया बेटा, एक मैंने ले लिया NO+, ठीक है, इस तरीके से। दूसरे केस में मैंने क्या ले लिया HF, तीसरे केस में ले लिया मैंने CO+, और यहां पर एक चीज और लिख लेना N2। मुझे इन तीनों के क्या पढ़ने बेटा, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ने हैं। तो फर्स्ट वाला जो केस है वो सिंपल है, वो किसकी तरह लाई करता है जो हमने पीछे अब तक पढ़े हैं, तो उनमें कोई मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत पड़ती है HF की और CO की, क्योंकि HF में बात करेंगे तो HF के पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन ऑर्बिटल होता है जिसका 1s1 कंसीडर किया जाता है, और फ्लोरीन के पास p ऑर्बिटल होता है। तो वहां पे दिमाग ये घूमता है कि 1s ऑर्बिटल होने के कारण फ्लोरीन का p ऑर्बिटल होने के कारण उनमें ओवरलैपिंग कैसे होगी, मतलब उनके अंदर बॉन्डिंग कैसे होगी। तो उस चीज को सीखने के लिए आपको डायग्राम आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे किसको फॉलो करेंगे, अभी जो मैंने ट्रिक बताई थी उसी को ये फॉलो करेंगे, उसी को ही ट्रेंड को ये फॉलो करेंगे, उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। एक एटम को छोड़, इसमें एक हेट्रो एटॉमिक को छोड़कर, वो कौन सा है वो डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे ऐसा क्यों होता है उसमें। तो देखो, अगर मैं केस 1 पहले वाले की बात करता हूं, यहाँ पे NO, NO+ और N2। तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 3। ऐसी NO+ की बात करूं, NO+ में भी कितने होंगे बेटा, बोलो भाई। ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, 8 बचे होंगे। पूरे मॉलिक्यूल के स्पीसीज के ऊपर चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 8 और 7 कितने हो गए, 15। 15 हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब खत्म हो गया एक इलेक्ट्रॉन। कितने बचे होंगे इसमें भी, 14 इलेक्ट्रॉन। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 3। देन उसके बाद NO की बात करते हैं। NO की बात करेंगे, इसमें कितना होगा, 15 इलेक्ट्रॉन्स। 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना आएगा आपका, 2.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा इसका, 2.5। तो यहां से पूछा जाता है कि जो हेट्रो एटॉमिक एटम है, कौन उसमें नेचर में पैरामैग्नेटिक होगा, कौन डायामैग्नेटिक होगा। तो आपको सिंपल देखना है कि उसके इलेक्ट्रॉन अगर इवन आएंगे तो वो आपका क्या होगा, हाँ डायाटॉमिक होगा, है ना, डायामैग्नेटिक होगा। अगर उसके ओड आ रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक। तो आप लिख सकते हो ये कैसा मॉलिक्यूल होगा आपका, डाया मैग्नेटिक इन नेचर। और इसका ये कैसा होगा, 14 इलेक्ट्रॉन है, ये भी कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक इन नेचर। और इसकी बात करूं तो ये भी आपका होगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ओड है तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, इनका बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं अरेंज करूंगा, बॉन्ड ऑर्डर तो आपका दो का तो सेम है, तो आप NO+ लिख लो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, और NO- इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर NO+ इक्वल टू N2 NO भी लिख सकते हो। दोनों ही ऑर्डर सेम है। इसका मतलब ये है कि उसने उनके बीच में बॉन्ड लेंथ कंसीडर करी है। तो आपको बॉन्ड लेंथ कंसीडर कहाँ मिलेगी, जहाँ पर जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और जहाँ पर बॉन्ड लेंथ आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वहाँ पर बॉन्ड लेंथ आपकी कम हो जाएगी। तो इसने उस केस में ले लिया। तो आपको दोनों ऑप्शन देखने हैं। दोनों ऑप्शन क्या देख रहे हैं, देखो, या तो इस ऑर्डर की फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा एग्जाम के अंदर, या फिर आपको इस फॉर्म में मिलेगा। ऐसा नहीं कि दोनों फॉर्म आपको गिवन होगी। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको बॉन्ड ऑर्डर लगाना है। ठीक है, अच्छा
चलो एक क्रिटिकल कंडीशन अगर बन भी जाए, एक क्रिटिकल कंडीशन ऐसी बन जाए कि बॉन्ड ऑर्डर ये भी दिया हो और ये भी दिया हो, तो आप नीचे वाले को फॉलो कर पाओगे। अगर 1% ऐसी क्रिटिकल कंडीशन बन जाए तो आप नीचे वालों को फॉलो करके आओगे, क्योंकि वो बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा है, बॉन्ड लेंथ की बात नहीं कर रहा है। तो जो अगर बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग बात करेगा तो इस फॉर्म में ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि इसमें बॉन्ड लेंथ सबकी अलग अलग होगी। सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर की बात करेगा तो इस फॉर्म में कंसीडर करोगे, लेकिन ऐसा केस मिलेगा नहीं। अगर मिलता भी है 1% तो आप नीचे वाला ऑर्डर लगाओगे, वरना आप दोनों में देखेंगे कि इसकी फॉर्म में दिया है या फिर इसकी फॉर्म में दिया है। ठीक है, मैंने तीनों कंडीशन बता दी है कि इस फॉर्म में मिलेगा तब भी आपको ऐसे फॉलो करना है, अगर इस फॉर्म में मिलेगा तो आपको ये वाला फॉलो करना है बॉन्ड ऑर्डर की फॉर्म में। अगर क्रिटिकल कंडीशन 1% बन जाए कि दोनों कंडीशन हो, तब आपको नीचे वाली फॉलो करनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या फिर ऐसे मिलेगा विच पेयर हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो कोमा करके लिखा होगा ऐसे करके NO प्लस कोमा N2, या फिर कोमा नहीं होगा तो एंड N2। तो आपको वो जो मैंने अभी ट्रिक लिखाई है उसको फॉलो करना है और उसी से ही बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा। अब बात करते हैं HF की, दूसरे केस की बात करते हैं HF की। जो HF में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9 और 10। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है आपका? 1, और 1 बिल्कुल सही है, 1 ही आएगा। कैसे आएगा? वो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पे हाइड है, और वहाँ पर हाइड होने के कारण उसको हमको ड्राइव करना जरूरी है। अगर उसको हम बेटर ड्राइव नहीं करेंगे एमओटी डायग्राम, तो वहाँ पे से आपके 2 से 3 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो उसको पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसी बात करेंगे कार्बन ऑक्साइड की, CO में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 और 6 14, 14 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3। वैसे CO की प्लस की बात करें तो CO में कितने हो गए? 8 और 6 14 और 1 पॉजिटिव, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 13 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपका? बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, लेकिन ये गलत था, वो उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाया। आपका जो बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिला, यहाँ पर आता है एक एक्सेप्शंस, तभी मैंने बोला इनका एमओटी डायग्राम पढ़ना जरूरी है। एक्सेप्शन क्या है बेटा? इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 3.2 से वेरी करता है और 3.5 तक आता है। बताएंगे ऐसा क्यों होता है, पहले आप इसको नोट कर लो। तो आपके नाइट्रोजन के केस में तो सिंपल देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे जो पढ़ना पड़ेगा HF और CO प्लस का देखना पड़ेगा कि HF का 1s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ कैसे इन्वॉल्वमेंट करेगा, कैसे एमओटी डायग्राम को बनाएगा, क्योंकि उसके पास s ऑर्बिटल कहाँ होगा? सबसे लोअर एनर्जी में होगा, और p कहाँ होगा? हायर एनर्जी में होगा। तो उनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होगी? वैसे CO प्लस में देखा गया कि बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए था 2.5 अकॉर्डिंग टू हमारी ट्रिक बोल सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं मिला, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल गड़बड़ हुआ है, तभी ऐसा हुआ। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालिए HF के लिए। HF के लिए बात करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करते हैं बेटा स्टार्ट। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करेंगे, थोड़े से इसके कुछ पॉइंट हैं, पहले हम पॉइंट लिख लेंगे, फिर उसके बाद HF को एक्सप्लेन करेंगे। तो लिख लो बेटा, फॉर HF मॉलिक्यूल। HF मॉलिक्यूल को पहले एक्सप्लेन करने से पहले कुछ मैं पॉइंट लिखवाऊंगा हेट्रोएटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए, तो मैं बोल देता हूँ, आपको लिख लेने हैं। ठीक है, और ये NCERT में भी गिवन है, तो बुक से ही बोल रहा हूँ मैं, आप लिख लीजिएगा बेटा। पहला पॉइंट लिखो, द हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल the heteroatomic molecule
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ब्रैकेट में लिख लेना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड will reduce closer, क्लोज होता है ना क्लोज, हाँ उसमें ये आर्ज होता है, क्लोजर टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पॉइंट नंबर 1 खत्म हो गया, फुल स्टॉप लगा दो। पॉइंट नंबर 2, इन ए हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, इन ए हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल both the atom have same different electronegativity, have different electronegativity, ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट लगा के, the atom with higher electronegativity, the atom higher electronegativity has higher Z effective, कभी कभी खांसी हो जाती है, हायर जेड इफेक्टिव, एंड its molecular orbital will be at higher energy relatively, molecular orbitals will have at higher energy relatively। तो बेटा जो भी जितना भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका जेड इफेक्टिव भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करने की कोशिश करेगा, है ना। तो देखो जैसे मेरे पास दो एटम है ए और बी, एक एटम इसमें क्या, देखो HF की बात ही कर रहे हैं, एक एटम का H का, अभी मैंने बताया नहीं इसके बारे में, वैसे ही है सिमिलर। ये आपका एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये मोर है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जब जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज होगा तो इस ऑर्बिटल में क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन खत्म होंगे, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसकी क्या होगी, हायर एनर्जी। इस ऑर्बिटल की क्या होगी बेटा, आपकी हायर एनर्जी। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ऑर्बिटल्स हैव हायर एनर्जी। ठीक है, जब इस ऑर्बिटल की हायर एनर्जी हो जाएगी तो आप समझ सकते हो फिर वो किसी भी ऑर्बिटल के साथ क्या बना सकता है, अपना ओवरलैपिंग कर सकता है, अपना बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 3, when molecular orbital are formed लिख लो, when molecular orbitals are formed, the bonding molecular orbitals resemble more to atom, MOR, मोर उड़ने वाला नहीं, मोर MOR, मोर ज्यादा, more to atoms with high electronegative, more to atom with high electronegativity, या electronegative लिख लो, electronegativity and anti-bonding molecular orbital resemble to atom with TO, ये TW दो वाला वो नहीं, TW वाला नहीं, TO एटम विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इसने बोला है कि जिसके पास लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, हाँ उसके पास क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हो। क्यों? आपने पढ़ा है भी एमओटी डायग्राम के अकॉर्डिंग, देखा होगा कि जिसके पास हायर एनर्जी थी, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, वो हायर एनर्जी में थे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, कम थी। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जिसकी सेम वही चीज है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी
वो लोअर एनर्जी में रहेगा, और जिसकी बेटा पॉजिटिव चार्ज जितना उस पर बढ़ेगा उसके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल खाली होंगे, तो अट्रैक्शन क्या होगा न्यूक्लियस का बढ़ता चला जाएगा, तो उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो वो कहाँ मिलेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, क्योंकि उसके पास क्या आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव 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 चार्ज आएगा, है ना। अब यहीं पे देखो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसमें क्या ऑर्बिटल हैव हायर एनर्जी, तो किस में मिलेंगे, एंटी बॉन्डिंग में। जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो केस कहाँ देखने को मिलेगा, एंटी बॉन्डिंग के केस में। जिनकी थोड़ी कम एनर्जी होगी, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको, लोअर एनर्जी में। बात समझ में आ रही बेटा। चलो तो मैं कुछ देखते हैं, फिर HF का डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं, HF के बारे में सीखते हैं कि HF क्या बोलता है। पानी ज्यादा हो गया क्या इसमें, सूख क्यों नहीं रहा फिर, पानी हो गया, अभी ज्यादा पानी हो गया। देखो बेटा, तो सबसे पहले हम HF को बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। HF के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वही रूल फॉलो करेगा, हमारी जो ट्रिक थी। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कुछ भी कर लो। वैसे अगर इसमें बात करेंगे तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके, 1/2, 2 - 0, मतलब बॉन्डिंग में आपके 0 होंगे, बॉन्डिंग में 2 होंगे, एंटी बॉन्डिंग में 0 होंगे, और ऑर्डर कितना आएगा 1। और हम वैसे भी डायरेक्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, ट्रिक का अकॉर्डिंग मैंने आपको सिखाया है कि ट्रिक के अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हो, उसका भी उसके अकॉर्डिंग भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो एक ही बॉन्ड आएगा इनके फॉर्मेशन में। अब देखो एमओटी डायग्राम की बात करते हैं, तो देखो आपने बोर्स मॉडल पढ़ा है, याद आ रहा होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा, उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी एनर्जी होती है भाई, हाइड्रोजन के पास एक ही तो होता है, हाँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पढ़ा है ना बेटा। तो ये कौन कौन है हाइड्रोजन भाई साहब, इसका कौन सा ऑर्बिटल है, 1s1। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। उसके बाद P के पास क्या होंगे, देखो अब यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस दो, फिर यहाँ से बनाना शुरू। तो इसके फ्लोरीन का कौन कौन आएंगे, फ्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन का कौन आएगा, पहले 1s1 आएगा, 1s2 आएगा, फिर 2s2 आएगा, फिर 2p5 आएगा। तो 1s कहीं नीचे होगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, 2s आएगा, फिर आपका कोई 2p आएगा। क्या आएगा बेटा, 2p आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, इसमें कितने होंगे, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा सब में, इसके भी कितने होंगे, 2। और ये आपका होगा एनर्जी बैरियर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें और इसमें ऐसा क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल था वो हायर एनर्जी में था। ऐसा क्यों, मैंने एक पॉइंट अभी लिखवाया था लास्ट वाला, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो ऑर्बिटल की क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी होगी तो वो कहाँ होगा, हायर एनर्जी में शिफ्ट होगा। तो इस वजह से इसकी एनर्जी कितनी होती है, ये हायर एनर्जी में शिफ्ट होता है। और इनको जो एक्सपेरिमेंटल हमने देखा था इन दोनों के बीच में, इसकी जो एनर्जी थी माइनस के 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन दोनों के बीच का जो गैप मिला था वेरी लार्ज गैप था, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज एनर्जी गैप। कितना मिला था बेटा, 40 माइनस 40.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन दोनों के बीच में, 2s और 2p के बीच में। ठीक है ना, तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि HF मॉलिक्यूल के बीच में बताइए कौन से ऑर्बिटल में हायर एनर्जी गैप मिलेगा, तो आपका 2s और 2p के बीच में। कौन से एटम के लिए, फ्लोरीन एटम के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो क्या होता है, एक ही होता है ना। हाँ, अब यहां पे देखते हैं बेटा, नहीं बेटा यहाँ पे लिखो 40 - 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
इसमें से इसको माइनस कर दो, लार्ज गैप मिल जाएगा। मतलब इसकी एनर्जी होती है -40.7 इस ऑर्बिटल की 2s की, और इसकी हो जाती है माइनस के 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना, इसको बाई मिस्टेक लिख दिया था वो। -40.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है 2s के लिए, 2p के लिए होती है -18.7। अब माइनस कर लो तो वेरी लार्ज एनर्जी का, इनके बीच में स्मॉल गैप था, है ना। अब देखो इसमें बॉन्डिंग होती कैसे। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसके पास जाएगा नहीं, देखो ये बहुत लोअर एनर्जी में है, ये हायर एनर्जी में है, तो ये इसके साथ करेगा नहीं। और हमारा पता है कि बॉन्डिंग कहाँ होती है, जिनके एनर्जी लेवल सेम हो या कंपेरेबल हो उनके साथ बॉन्डिंग करेगा। तो क्या करेगा बेचारा, अपने ऐसे इलेक्ट्रॉन को सेम रखेगा, कुछ नहीं कर सकता। और इसके इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएंगे, एक केस बताया होगा लल्लू, है ना। लल्लू का मतलब काम के नहीं। ये होते, इनको बोलते हैं बेटा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इनको, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग का मतलब है कि वो ना तो बॉन्ड बनाए, ना वो एंटी बॉन्डिंग में जाए, ना वो बॉन्डिंग में जाए। नॉन बॉन्डिंग का मतलब फ्री। एक लोन पेयर का नाम सुना है, लोन पेयर फ्री रहता है, बस वो नॉन बॉन्डिंग ही होती है ना। वैसे ही 2s की बात करें तो ये भी बहुत लोअर एनर्जी में है, तो ये भी क्या होगा, इसी तरीके से सेम पड़ा रहेगा। इनको भी क्या बोलेंगे, सिग्मा NB। इसको भी क्या बोलेंगे, सिग्मा NB। NB का मतलब क्या बेटा, नॉन बॉन्डिंग। अब उसके बाद यहाँ से P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। P में कितने बेटा, 5, और S में कितना, 1। अब यहाँ से ओवरलैपिंग होना स्टार्ट होगी, देखो कुछ इस तरीके से। तो इसका कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, देखो P, इसको अगर मैंने PX बोला होगा, ये PY होगा, ये PZ होगा। तो सिग्मा बॉन्ड किसके साथ, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकता है, और उसी के साथ करेगा जो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। तो आपको पता है सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है, 2pz। तो आपका यहाँ पर pz ऑर्बिटल आएगा, आएगा नहीं आएगा बेटा, इस तरीके से pz ऑर्बिटल आएगा। मैंने थोड़ा यार ऊपर करके बना लेते हैं, चलो कोई नहीं, अब तो बन गया तो बन ही गया। इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लो और अच्छा लगेगा देखने में। आपने तो वैसे पहले से गैप देके बनाया होगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1s हाइड्रोजन, ठीक है ना। देखो बेटा कुछ इस तरीके से थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा इसको भी चलो ऊपर शिफ्ट कर लो, इसको यहाँ कर लो, ये आपका हो जाएगा PX, PY और PZ, और यहाँ पे बस गैप बढ़ा लो, बाकी सारी चीज़ें सेम है, कोई काटने फीटने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला कुछ यहाँ आएगा लोअर एनर्जी में, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये शेयरिंग कर लेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इसका आएगा, यहाँ पे बनेगा आपका PZ ऑर्बिटल, या बोल सकते हैं SPZ ऑर्बिटल। क्या बनेगा, SPZ, क्योंकि इसका S ऑर्बिटल, इसका PZ ऑर्बिटल, और कैसा बनाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा B बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, सिग्मा B। सिग्मा B का मतलब सिग्मा बॉन्ड एंड बॉन्डिंग, है ना। अब इसके बाकी क्या बचे होंगे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में। किसमें बचे होंगे बेटा, वो नॉन बॉन्डिंग में। कौन कौन से बचे होंगे, पाई एक्स इंटू पाई वाई, ये पाई एक्स हो गया इधर वाला, ये पाई वाई हो गया, और ऊपर लगा दो एन बी। अब सेम ऊपर जाओगे बिल्कुल इसका रिवर्स मिलेगा, तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। आपका पहले कौन आएगा, सिग्मा आएगा, इस पे मिलेगा सिग्मा जेड, सिग्मा स्टार SPZ। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस समझना है। और बॉन्ड ऑर्डर आपने निकालना सीख लिया है। इधर आपका फ्लोरीन एटम होता है, इधर आपका हाइड्रोजन एटम होता है, ये वाला। तो इनका, इसके इन दो ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा होने के कारण इस वजह से क्या कर लेता है बेटा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है, तभी हमारा यहाँ पर क्या बनता है, SPZ ऑर्बिटल बनता है। अगर ये एनर्जी गैप स्मॉल होता तो ये कभी भी इसके साथ ओवरलैपिंग नहीं कर पाता, मींस इसके साथ कभी भी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जनरेट नहीं कर पाता। इनके बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा होने के कारण तो अप्रोक्सीमेट जो एनर्जी बैरियर होता है उसके नियर पहुंच जाता है, जो ये एनर्जी बैरियर आएगा इसका, इसके नियर पहुंच जाता है। तो कंपेरेबल हो या फिर सेम
टाइप के, मैंने लास्ट टाइम भी लिखवाया था, क्या तो उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए या कंपेरेबल होनी चाहिए, तो ही वो क्या बना सकते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं पूछेगा डायरेक्ट आपसे, जो अगर आप बोर्ड लेवल के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें पूछ लेता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर, एमओटी स्ट्रक्चर ऑफ HF मोलिक्यूल, कुछ इस तरीके से पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बॉन्ड ऑर्डर का, HF का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपको पता चल गया, 1 हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 10, कैसा नेचर होगा इसका, डायमैग्नेटिक हो नेचर होगा। फिर इसमें पूछ लेता है कि बताइए p ऑर्बिटल में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो नॉन बॉन्डिंग में p में कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है बेटा, p ऑर्बिटल में नॉन बॉन्डिंग p ऑर्बिटल में, ऐसे लिख लो, p ऑर्बिटल में नॉन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितने बेटा, कितने हैं, 4। ऐसी पूछ लेता है कि HF मॉलिक्यूल में s ऑर्बिटल में नॉन बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, तो s में कितने, 4, 1s के और 2s के, है ना। और आपसे ये पूछ लेता है कि सबसे लोअर एनर्जी में कौन सा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, तो आपका आंसर आएगा 1s। तो यहाँ से कभी कभी 2-3 क्वेश्चन कंसेप्चुअल बनते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। आपसे पूछ लेता है कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है इसके अंदर कि मुझे ये बताइए कौन सा ऑर्बिटल उसमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ऑप्शन में S भी लिखा होगा, PZ भी लिखा होगा और SPZ भी लिखा होगा, तो आपका आंसर SPZ होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये भी पूछ लेता है कि कौन से दो ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होता है। आपको बताना है 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप फ्लोरीन एटम के लिए सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, इस तरीके से। बाकी कुछ भी इतना इसमें टफ नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं बेटा CO+ की। देखो CO का सिंपल है, CO का बॉन्ड ऑर्डर हमने सिंपल तरीके से निकाल लिया था, लेकिन CO+ में दिक्कत आ रही थी कि उसका बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए था 2.5, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कितना मिल रहा था, 3.5। तो बेटा वो पूरा एक्सेप्शंस है, उसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि डायग्राम के अकॉर्डिंग उसको बड़े अच्छे से समझाने के लिए। क्या है, बोर्ड लेवल के लिए बहुत अच्छा है वो, वैसे आपके लिए नहीं है। आपको बस उसकी रिप्रेजेंटेशन समझ में आनी चाहिए, और रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ उसका जो है क्वेश्चन जो वहाँ से बन सकते हैं, बस वो समझने आपको बोर्ड लेवल के लिए है, काफ़ी है उसको ड्रॉ करने के लिए। चलो, तो मैं वैसे कार्बन CO+ की बात करता हूँ बेटा। MOT डायग्राम ऑफ CO+, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले मुझे कार्बन में देखना है कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1s2, 2s2, 2p2। वैसे मैं बात करूं CO की, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 1s2, 2s2 और 2p4, है ना। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूंगा तो कुछ CO+ का कैसे बनता है, C∭O+, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp, क्योंकि sp की होगी भाई, लीनियर है ना। C जैसे C∭C, है ना। तो आपको लग रहा होगा कि एक सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन लीनियर होता है, sp टाइप का होता है। अब यहाँ पे देखो, ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, है ना। अब sp टाइप हाइब्रिडाइज होने के कारण लीनियर होगा, तो इसके अंदर किसकी मिक्सिंग होगी, sp मिक्सिंग होगी। कैसी मिक्सिंग होगी, जो वो हाइब्रिडाइजेशन में कैसी मिक्सिंग होगी बेटा, sp मिक्सिंग होगी, तभी तो sp हाइब्रिडाइज बनेगा। तो केस क्या ऐसे बनेगा, मतलब किसी का s ऑर्बिटल और किसी का p ऑर्बिटल, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और कार्बन का s ऑर्बिटल, इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, क्या होगा उनमें, sp मिक्सिंग होगी। चलो, अब वो मिक्सिंग कैसे होगी, डायग्राम को अकॉर्डिंग देखते हैं। तो आप डायग्राम बनाना सीखिए। एक साइड में आपके चलेंगे s ऑर्बिटल, कार्बन के ऑर्बिटल, और दूसरी साइड में किसके चलेंगे, ऑक्सीजन के ऑर्बिटल, ठीक है। तो मेरी बात अगर समझ में आ रही तो एक डायग्राम बनाते हैं इसका। तो एक साइड में आप लिखिए बेटा कार्बन और एक साइड में लिखिए ऑक्सीजन। तो मैंने यहाँ पे कहीं कार्बन लिख दिया,
यहाँ पे कहीं मैंने ऑक्सीजन लिख दिया। तो कार्बन का पहला कौन सा ऑर्बिटल आएगा बेटा आपका? अच्छा, अब बात करते हैं एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल बेटा सबका अलग अलग होगा, ऑक्सीजन के ऑर्बिटल का अलग होगा। तो कुछ ऑर्बिटल किसके ऊपर आएंगे, किसके नीचे आएंगे वो देखेंगे। तो इसमें देखेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो आपके ऑर्बिटल नीचे शिफ्ट होंगे, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो हाइयर एनर्जी में होंगे। अभी यही चीज़ तो बताई थी। तो मान के चलो अगर देखो 1s 1s दोनों के लिए सेम होंगे, 2s से स्टार्टिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट होगा इनका होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 2s और 2p में। s तो दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, सेम सेम होंगे, तो मैं डायरेक्ट 2s से लेके चलो। तो 2s यहाँ होगा कहीं, और इसका 2s क्योंकि बेटा ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइयर एनर्जी में होगा, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कहीं लोअर, थोड़ा सा लोअर एनर्जी में होगा। अब इनमें क्या होगी? sp मिक्सिंग होगी। उसके बाद आपका क्या आएगा बेटा? 2p 2p आएंगे, तो 2p 2p कहीं ऊपर होंगे थोड़ा चल के इस तरीके से। ये आपका हो गया बेटा एनर्जी, बीच में गैप काफ़ी है ना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया 2p कार्बन के लिए, px py और pz। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? p में 1 2, इसमें s में कितने? 1 और 1 2। वैसे इसकी बात करें इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और फिर उसके बाद और थोड़ा ऊपर बनाओ बेटा, गैप इसमें और थोड़ा ऊपर दो, और ऊपर बनाओ, क्योंकि बाद में दिक्कत आएगी बनाने में। ये आपका px हो गया, ये आपका py हो गया, ये आपका pz हो गया, 1 1 है ना, और यहाँ पे ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसकी बात करें तो ये कहीं बीच में शिफ्ट होगा इस तरीके से, लोअर एनर्जी में। हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ होगा? लोअर एनर्जी में होगा। कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके पास? 4 ऑक्सीजन के पास। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल है, ये इसका 2p है जिसको हमने px बोला, py बोला, pz बोला, और ये आपका क्या है? 2p, और ये भी क्या आपका 2p ऑर्बिटल। ये कार्बन के लिए है, ये ऑक्सीजन। अब इनमें मिक्सिंग कैसे होती है, sp मिक्सिंग कैसे होती है, क्योंकि इसकी मैंने हाइब्रिडेशन क्या बताई थी? sp टाइप, जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लाइक उसकी तरह। तो अब इसमें कैसे मिक्सिंग होगी वो देखेंगे, sp मिक्सिंग। देखो बेटा, तो यहाँ पर कहीं एक आपका एक एनर्जी बैरियर होगा जहां पर इसकी एनर्जी sp मिक्सिंग के इक्वल होगी, इसके इक्वल। जो हमारा ये p ऑर्बिटल होगा ऑक्सीजन के, उसकी जो sp मिक्सिंग होगी कार्बन की p ऑर्बिटल के, जहां p ऑर्बिटल होंगे उसके इक्वल होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जब उनका एनर्जी लेवल इनके इक्वल आएगा तभी तो वो इसके साथ sp मिक्सिंग कर पाएंगे। कार्बन का s होना चाहिए और p इसका क्या होना चाहिए? p, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसके पास? किसमें बेटा? p में, है ना। तो तब वो जब सेम एनर्जी लेवल पाएंगे तभी तो p ऑर्बिटल के साथ अपनी बॉन्डिंग शो करेंगे, है ना। देखो ध्यान से समझो, ये एनर्जी लेवल ऊपर नीचे क्यों आ रहे हैं? कार्बन के अलग इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के अलग है। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के 8। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जितना एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही वो डाउन साइड शिफ्ट होगा, जेड इफेक्ट भी बढ़ाएगा। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन तो कम हो रहे हैं ना, तो कम हो रहे हैं तो हाइयर एनर्जी में जाएगा, हाइयर एनर्जी में जाएगा, ऊपर शिफ्ट होगा, वो नीचे शिफ्ट होगा। बस ये गैप है। फिर उसके बाद आती है कि sp हाइब्रिडाइज टाइप का ये मॉलिक्यूल बनाता है। अभी बताइए जब इसका s ऑर्बिटल मिलेगा और इसका p ऑर्बिटल मिलेगा तो कहाँ मिक्सिंग करेंगे? जहां पर उनकी एनर्जी सेम मिल जाए या कंपेरेबल सेम मिल जाए। ऐसे थोड़ी कि ऊपर से एकदम इसका p ऑर्बिटल आके p से मिक्स हो जाए, नहीं। अब वो हाइयर एनर्जी में लोअर में तो कैसे मिक्स कर लेगा? तो आपको ये भी पता है कि sp हाइब्रिडाइज है तो इसका s ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेगा, उसका p ऑर्बिटल करेगा। वो कहाँ करेंगे? वो वहां करेंगे जहां पर उनकी एनर्जी लेवल सेम टाइप की देखने को मिलेगी। वही चीज तो हमने उसमें की थी HF वाले मॉलिक्यूल में, ठीक है बेटा। तो आप बनाइए, तो इसके जो बेटा s ऑर्बिटल होंगे वो कुछ इस तरीके से आपके 2 ऑर्बिटल यहाँ पे पड़े होंगे। कौन कौन से हैं ये मैं ब्लू मार्कर ले लेता हूँ। ये देखो इस तरीके से, इनको बोलेंगे sp 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 sp।
तो एक आपका ऊपर चला जाएगा और एक आपका नीचे रह जाएगा। ये इस एनर्जी बैरियर से एक ऊपर चला जाएगा स्प्लिट हो गए हायर एनर्जी में, और एक आपका जाएगा लोअर एनर्जी में। ठीक है बेटा, वैसे ही हम बात करेंगे, थोड़ा और ऊपर बना लो इसको, वही ना फिर से गैप कम पड़ गया, बट कोई नहीं, कोशिश करेंगे। वैसे ही इनके बीच में भी कहीं sp ऑर्बिटल पड़े होंगे बेटा, जो मिक्सिंग कराएंगे, तो ये भी क्या होंगे, एक ऊपर चला जाएगा और एक आपका नीचे चला जाएगा। ये भी sp मिक्सिंग शो करेंगे, ये भी sp मिक्सिंग शो करेंगे। देखो कैसे होगी, इसका S इसका P, इसका S इसका P, फिर इनके बीच में sp मिक्सिंग होगी, इंटर मिक्सिंग, तभी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब इसमें होता क्या है बेटा, देखो अब यहां पर देखो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो जा चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से जा चुके हैं, 2 इसके 2 इसके, 4 इलेक्ट्रॉन तो हमने माइनस कर दिए पहले। कितने बचे होंगे टोटल इसमें, 15 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, 15 है ना इसमें, 7 और 6 कितने हो गए भाई, 8 और 6 14, 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 13 ही हो गए, कितने हो गए इसके पास, कितना, हाँ ठीक है 13, 2.5 सही है ना। लेकिन जो इसकी एनर्जी थी, इसकी एनर्जी थी 32.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी मिली आपको माइनस के 15 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, इस एनर्जी लेवल की देखो ये सारी चीज़ें आप एनर्जी लेवल से निकाल सकते हो। इसकी माइनस के 11 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी मिली थी 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इन चीज़ों से ध्यान कंपेयर कर सकते हो कि एनर्जी गैप ज़्यादा होने के कारण, जहाँ जहाँ गैप ज़्यादा, वैसी ऑर्बिटल के बीच में भी आपका गैप वेरी कर रहा है। अब देखो बेटा जो इसका ये वाला ऑर्बिटल है, ये वाला, ये थोड़ा यार सही से बनाना था, चलो उसको थोड़ा पीछे करके बनाता हूँ, फ्लो लगना चाहिए कि हाँ बॉन्डिंग हो रही, ऐसा नहीं इसके बीच से पास हो रहा है, ये बताने के लिए। यार कैसे कैसे होगा ये, इस तरीके से जाओ और यहाँ पे ऐसे बना दो, और नीचे ले लो इसको, थोड़ा सा लोअर एनर्जी में जाएगा, और इसका हायर एनर्जी का, इस वाले का आपका हायर एनर्जी। ठीक है बेटा देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, 2, sp में 1, 2 इसमें आ सकते हैं, 2 इसमें आ सकते हैं, वैसे इसके लिए भी 2 इसमें आ सकते हैं, 2 इसमें आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। यहाँ कौन सी होगी, sp मिक्सिंग, और यहाँ भी कौन सी, यहाँ पे हो रही sp नॉन बॉन्डिंग। क्या है यहाँ पे, नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि बेटा इनका कोई रोल ही नहीं है, नॉन बॉन्डिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक दो बार में आपको सिर्फ समझना है, और आपको मैं सारे कंसेप्ट यहाँ पे बता दूंगा कि करना क्या है इसमें, एक्चुअल में होता क्या है इसमें, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में बेटा। अब इसके जो 2 ऑर्बिटल होंगे ये वाले, वो कहीं आपके बीच में शिफ्ट होंगे एनर्जी लेवल से बीच में, वो इस तरीके से आएंगे, और इसके भी 2 ऑर्बिटल आएंगे। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आएंगे। देखो बेटा अब यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जा चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जा चुके हैं, मतलब 4 तो पहले माइनस कर दो, तो कितने बचे होंगे 4 माइनस करने के बाद, 9 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे ना CO प्लस में। अरे मैं CO प्लस का नहीं बना रहा, सॉरी CO का बना रहा हूँ, CO, कोई बात नहीं, CO प्लस और CO की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 14 होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बाद में कम कर देना। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन जा चुके, 10 बचे होंगे, तो 2 यहाँ आ गए, 10, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो कितने बचे 10, 10 में से 2 गए, यहाँ पे कितने बचे 8, फिर 2 और चले गए, कितने बचे 6, अब 6 इलेक्ट्रॉन बनने, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बेटा आपके यहाँ आएंगे,
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। उसके बाद कितने हो गए, 2 4 6 8 हो गए ना, तो 2 और आएंगे बेटा। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके कहीं यहाँ देखने को मिलेंगे और उसको बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे खुद ही समझ सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे बेटा आपको, नॉन बॉन्डिंग में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे आपको, नॉन बॉन्डिंग में। सॉरी, इसके तो पूरे हो गए ना, काउंट करो इसके, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 4 हो गए यहाँ पे, और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे आपके। बेटा देखो इसके और इसके मिक्स करके इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल, 2 थे, तो 2 इसके हो गए, दोनों के मिलके कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो समझो, पहले एक बार डायग्राम बनने दो पूरा, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। अब इसका उल्टा बनाना शुरू कर दो। देखो बेटा, अब मैं पूरा डायग्राम प्रॉपर तरीके से समझाता हूं। ऐसा होता क्या है, इसमें कैसी मिक्सिंग होती है, एसपी मिक्सिंग। तो एसपी मिक्सिंग होने के कारण, क्योंकि एनर्जी गैप इनके बीच में ज्यादा होता है, इनके बीच में कम हो जाता है, इनके कंपेरिजन में देखा जाए कम होता है, वैसे इनके कंपेरिजन में देखा जाए इनमें कम होता है। लेकिन जब हम इसका पी और इसका पी उठाएंगे तो उनके बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा मिलता है, जिस वजह से उनमें इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती है। तो कुछ ऑर्बिटल हैं जो कर पाते हैं, जिनकी एसपी मिक्सिंग होने के बाद एनर्जी कंपेरेबल हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, पहले इनके बीच में एसपी मिक्सिंग होती है, ऐसा कुछ देखा गया एक्सपेरिमेंटल। इन दोनों के बीच में एसपी मिक्सिंग होगी, इसका एस और इसका पी। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, बात समझ में आ गई। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 4 यहाँ पे हैं, टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं हो गए। अब देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन मिलके, अब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, इस तरीके से देखो, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे। तो ये वाले 2 तो यहाँ चले गए नॉन बॉन्डिंग में, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन मिलके, एक इसका यहाँ आ गया और एक इसका आ गया। इसमें भी तो बेटा 2 होंगे इस वाले के, है ना। तो इसके दोनों मिलके मिक्सिंग करने लगे इसके साथ आके, इसके भी एक एक ने मिक्सिंग कर ली, बाकी कहाँ बचे होंगे, कहाँ चले गए, 2 इसमें चले गए होंगे और 2 इसमें चले गए, है ना। तो 4 इसके पूरे हो गए, और इसके ना बॉन्डिंग में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में रहे, नॉन बॉन्डिंग में। देखो बेटा थोड़ा सा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, बात बिल्कुल क्लियर कट है, देख लो आप, बॉन्डिंग बना के देख लो, बिल्कुल समझ में आएगा। इसके जो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन स्प्लिट हो गए, 2 ऊपर चले गए होंगे, 2 नीचे चले गए होंगे, वरना अगर हम काउंट, चलो ऐसा बना ही लेते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये लो, ठीक है। वैसे इसके दोनों स्प्लिट हो गए, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, लेकिन हमें काउंट कौन से करने हैं, बीच वाले करने हैं, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसके देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो सीधे सीधे नॉन बॉन्डिंग में चले गए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, उसका भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इस तरीके से। बाकी क्या होगा, देखो बेटा, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, 2 तो इसके यहाँ चले गए, हाँ 2 ऊपर चले गए, ये नॉन बॉन्डिंग में, इसके काम खत्म हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा होगा, है ना। तो वो इसके साथ होगा, इसमें आ गए बेटा, इस जो आपका ये पाई ऑर्बिटल है, इसको बोल सकते हो पाई एक्स, और जो पाई वाई, इसके अंदर आ गए बॉन्डिंग में। देख लो अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4, और यहाँ भी कितने हो गए, 2 2 4, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, हो गए बेटा, और 2 ऊपर चले गए, टोटल कितने हो गए आपके, 10। अब यहां से काउंट कर लो कि 4 इलेक्ट्रॉन तो आपके पहले जा चुके हैं एस में से। जैसे हम बात करें एस 1s के, 1s2 1s2, तो 4 तो कैंसिल करो, कितने बचे, 10। अब 10 काउंट कर लो, 2 4 6 8 और 10, है ना। कितने हो गए बेटा आपके, 10 हो गए। तो इसको बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग, क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग। और इसको भी क्या बोलेंगे आप, नॉन बॉन्डिंग। आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस सिंपल है, याद रखना है। देखो ये वाला बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, बात समझ में आ रही बेटा। तो इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, देखो देखने के लिए,
बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, यही तो निकालते हैं, डिवाइडेड बाई 2 बॉन्ड ऑर्डर। अब इसमें देखो बेटा, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? 2, ब्लैक वाले से मैं उसको सर्कल कर रहा हूँ, बॉन्डिंग वाले 2 और 4 यहाँ पे मिल रहे हैं, टोटल कितने मिल रहे हैं बेटा? 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3। और आप ट्रिक के अकॉर्डिंग भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, जो मैंने ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे समझाने का जो मतलब था वो CO+ के लिए है कि CO+ का बॉन्ड ऑर्डर कम क्यों हो रहा था, ज़्यादा क्यों हो रहा था। तो उसमें बेटा देखा गया, उसके अंदर ऐसा देखा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब उसमें देखो CO का तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3 आ गया बेटा CO का, लेकिन CO+3 में 13 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था? मैंने बताया 3.2 से 3.5 के अराउंड आ रहा था। तो ऐसा क्या हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ? ऐसा क्या हुआ कि उनका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ? तब हमने देखा एक्सपेरिमेंटल, कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो नॉन बॉन्डिंग है, ये प्रॉपरली ना तो एंटी बॉन्डिंग में चला गया, कि ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ना तो पूरा प्रॉपर उसमें गया। देखो ये एनर्जी बैरियर के पास आके रुक गया, ये एनर्जी बैरियर होगा इसका भी यहाँ पे कहीं, यहाँ पे आके रुक गया। अब यहाँ तो ना तो ये ऊपर गया प्रॉपर कि एंटी बॉन्डिंग में चला जाए, ना ये प्रॉपर नीचे आया कि बॉन्डिंग में चला जाए, और ना ही ये प्रॉपर में नॉन बॉन्डिंग में गया, है ना। देखो अगर मैं इसके एनर्जी लेवल की बात करूंगा तो नॉन बॉन्डिंग मिलती बिल्कुल उसके ऑर्बिटल के सामने, तो ये क्या हो गया? थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया। अब मैं इसको ना तो ये बोल पाया कंप्लीटली बॉन्डिंग है, ना मैं इसको बोल पाया कंप्लीटली नॉन बॉन्डिंग है, और ना ही इसको कंप्लीटली एंटी बॉन्डिंग बोल पाया, है ना। लेकिन हम तो यहाँ पे कंसीडर क्या करके चल रहे? एंटी बॉन्डिंग। लेकिन दिक्कत आ रही थी एक इलेक्ट्रॉन कम करने की। जैसे ही मैंने CO+ किया, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? अब नॉन बॉन्डिंग वाले तो काम ही नहीं करते भाई, उनका तो कोई रोल ही नहीं है बॉन्ड ऑर्डर में। तो ऐसा क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो निकला कहाँ से? अगर यहाँ से बॉन्डिंग में से निकालेंगे तो उससे पहले कौन है? एंटी बॉन्डिंग पड़े हैं, तो एंटी बॉन्डिंग में तो कोई है ही नहीं। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से निकालूंगा, अगर मैं यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, अरे चलो एक मिनट, मैं कुछ ले लेता हूँ, रुको रुको रुको, एक मिनट रुको बेटा, ठीक है। वो बैटरी डेड हो रही थी फ़ोन की, मैं भूल गया था। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था बेटा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे CO+ में, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 निकाल लिया आपने, ये तो आपने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं बेटा CO+ की, कि जब मैं यहाँ पर CO+ की बात करता हूँ तो कैसे करेंगे? देखो अब CO+ में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालूँ? ना तो प्रॉपर कोई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ना प्रॉपर कोई यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिल रहा है, ना नॉन बॉन्डिंग मिल रहा। तो ऐसा क्या हुआ जो बॉन्ड ऑर्डर इसका इंक्रीज हुआ? तब हमने एज्यूम किया कि अगर ऐसा हुआ होगा तो, कि अगर वो ऑर्बिटल एनर्जी बैरियर से नीचे शिफ्ट था तो उसका इलेक्ट्रॉन कुछ परसेंटेज जो करेक्टर होगा उस बॉन्डिंग ऑर्बिटल का, वो बॉन्डिंग में होगा। ना तो नॉन बॉन्डिंग में कंसीडर किया, ना उसने एंटी बॉन्डिंग में, उसने बोला कुछ परसेंटेज करेक्टर उसका उसमें कहाँ रहा होगा? बॉन्डिंग में रहा होगा, जिस वजह से वो लोअर एनर्जी में शिफ्ट था। तो अगर मैं यहाँ पे देखो लोअर एनर्जी में मान के चलूँ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो बॉन्डिंग में कितने बचेंगे? 2, 4, 6 और 7, और 7 माइनस क्या हो जाएगा आपका? 0। एंटी बॉन्डिंग में तो कुछ है ही नहीं, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा? 3.5। ऐसा हुआ होगा तभी आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा होगा, ऐसा एज्यूम किया गया। लेकिन यहाँ से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया कि अगर हाँ भी ये बात बोले तो यहाँ से हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया कि ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। देखो तब हमने एक एक्सपेरिमेंटल और चेक किया डाटा, कि मुझे एक चीज़ पता थी कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, बॉन्ड लेंथ के। जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड लेंथ के। तब ऐसा क्या हुआ होगा कि जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ, तो इसका हिसाब से क्या होना चाहिए? इसकी बॉन्ड लेंथ बोलो बेटा कम होनी चाहिए, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आ रहा है, और उसकी बॉन्ड ऑर्डर कम है तो उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होना चाहिए। तो हमने एक्सपेरिमेंटल देखा ऐसा क्यों हो रहा है भाई, मतलब हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, मैं इसको एक मिनट के लिए ऊपर से रफ कर देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ।
डायग्राम तो आपने बना ही लिया होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा, तो जनरली इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए था वो आना चाहिए था बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। किसके लिए बात करें? CO प्लस के लिए। नॉर्मली आना था आपका बेटा 6 - 1/2, ये आपका आ गया 2.5, है ना। क्यों? अगर मैं इस ऑर्बिटल को जब बॉन्डिंग में काउंट कर रहा हूं तो एंटी बॉन्डिंग में भी तो काउंट कर सकता हूं बेटा, तो आना चाहिए था ये 2.5, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि बॉन्ड ऑर्डर 6 माइनस यहाँ पे हो गया 7 - 0/2, मतलब उसको यहाँ पे वो कंसीडर करके चलना एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर वो एंटी बॉन्डिंग मान के चल रहा है तो आपको ऑर्डर आएगा ये, अगर उसको बॉन्डिंग मान के चल रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3.5। तो यहाँ तो हमारा कंफ्यूजन हो गया कि जो हमारा ये नॉन बॉन्डिंग ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला इसने खेल खराब कर रखा था, ये वाला, ठीक है ना। अगर उसको मैं बॉन्डिंग में मान के चल रहा हूँ तो ऑर्डर आ रहा है 3.5, अगर उसको बेटा मैं लेके चला हूँ एंटी बॉन्डिंग में तो बॉन्ड हो रहा है 2.5। अब मैं किसकी बात सही मानूं, किसकी बात गलत मानूं? तब हमने एक फैक्टर पढ़ा है कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट इनडायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा? बॉन्ड लेंथ के। तो जहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो मैंने CO का बॉन्ड लेंथ निकाला और CO प्लस का निकाला, मैंने दोनों का बॉन्ड लेंथ निकाला। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ मिला मुझे 112 पिकोमीटर। कितना मिला? 11 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ। और इसका मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकाला, बॉन्ड लेंथ निकाला, इसका मिला 11,111.5, 0.5, है ना। मतलब यहाँ पे मिला एग्जैक्टली 112 पिकोमीटर, यहाँ पे मिला 0.5, मतलब कुछ कमी हुई, कुछ कमी हुई। अब यहाँ पे मुझे पता चला कि बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ अगर इसकी डिक्रीज हुई है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ होगा? इंक्रीज हुआ होगा। और यहाँ पे अगर आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ होगा? डिक्रीज हुआ होगा, है ना। तो तब हमें पता चला, हमने जो एंजेप्शन लेके चले थे दोनों एंटी और बॉन्डिंग वाले, तब हमें इसमें पता चला कि वो जो इलेक्ट्रॉन था वो एनर्जी बैरियर से नीचे था और वो एक बॉन्डिंग बिहेवियर शो कर रहा होगा, बॉन्डिंग बिहेवियर शो कर रहा होगा, तभी आपका इसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज डिक्रीज हुआ होगा और उसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है CO प्लस का, वो 3.2 से 3.5 के बीच में लाई करता है, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है एग्जैक्टली 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक क्या बन गया था? एक एक्सेप्शंस बन गया था, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने देखा, ठीक है। इस चीज़ को बेटा आप बाद में भी पढ़ोगे। देखो डायग्राम में थोड़ा तुम्हें उलझन सी लग रही होगी, आपको डायग्राम वायग्राम छोड़ देना, आप इसको फैक्टर को फॉलो कर लेना। आपको सीधा सीधा डायग्राम का से बॉन्ड ऑर्डर याद रखना कि 3.2 से ज़्यादा होगा 3.5 तक होगा, है ना। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, बॉन्ड लेंथ इतनी होती है। ये अगर बस समझने के लिए था, समझा दिया है। एक दो बार अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से और पढ़ना है तो आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, वरना बुक है और वैसे नेट पे भी है, आप वहाँ से भी इसको अच्छे से समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर जितने भी टाइप के बुक उठाओगे हर तरीके से अलग अलग टाइप से बना होगा, लेकिन मिक्सिंग सबकी सेम होगी। उसमें पूछेगा कि नॉन बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसको नहीं बोल सकते, नॉन बॉन्डिंग भी नहीं बोल पा रहे, इसको हम एग्जैक्टली एंटी बॉन्डिंग भी नहीं बोल पा रहे, और ना ही इसको बॉन्डिंग बोल पा रहे। तो इस तरीके का थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बॉन्डिंग में 6 होते हैं, तो इसलिए बॉन्डिंग वाला ये MOT डायग्राम बनाना जरूरी था, है ना। चलो ये बात हो गई। अब ये बेटा हमारा जो चैप्टर था MOT का, ये पोर्शन खत्म हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ लिखवाता हूँ, ये आपका खत्म हो गया, इसको रफ कर देता हूँ। मैं एक ट्रिक और लिखवाता हूँ आपको,
एक ट्रिक बची है, पूरा चैप्टर एमओटी का उस पर खत्म हो जाएगा। देखो जो भी मैंने एमओटी के अंदर पढ़ा उसको मैं एक ट्रिक के थ्रू बताऊंगा पूरा, आप उसको लिख लीजिए बेटा। जितनी भी अब तक कहानी आपने पढ़ी है उसको भूल जाना, बस अब इस ट्रिक को याद कर लेना। एमओटी के लिए ट्रिक, ठीक है बेटा। मैंने ट्रिक में केस बनाए थे 2। मैंने कितने केस बनाए थे बेटा? 2। एक बनाया था, एक पूरे बेटा नए पेपर पे लिखना, पूरी एक ट्रिक, इसी को बस याद कर लेना अच्छे से सारे कंसेप्ट के। मैंने बनाई थी, एक बनाई थी 2-1 2-1, है ना। 2-1 2-1, ये आपके पी एक्स पी वाई ऑर्बिटल है, और 1 कौन है? पी जेड ऑर्बिटल। ये सिर्फ और सिर्फ पी के लिए बता रहा हूँ, जब पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएंगे, एस तक तो कोई रोल ही नहीं आता, है ना। और इसमें जो आपका जेड एटॉमिक नंबर होता है वो लेस देन कितना होता है? 7 या 7 के इक्वल। कौन कौन से एटम के लिए एप्लीकेबल होगा ये? बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, क्योंकि इनके बीच में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं? इन्वॉल्विंग पी ऑर्बिटल, इन्वॉल्विंग ऑफ पी ऑर्बिटल। एस में बेटा ये रूल फॉलो नहीं करेगा, है ना। उसके बाद दूसरा केस बनाया था मैंने 1 2 2 1। जेड कितना होना चाहिए? सॉरी, ग्रेटर देन कर दिया, लेस देन होता, ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं जेड ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? आपका 7 से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इनके लिए ऑर्डर फॉलो करेगा 1 2 1, मतलब पी जेड ऑर्बिटल पहले आएगा और पी एक्स पी वाई ऑर्बिटल बाद में जाएंगे, क्योंकि इनको 2 से इसलिए बोला क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है ना। इसमें भी लिख सकते हो। उसके बाद मैंने बात की थी, एक ट्रिक और बताई थी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की जो ट्रिक थी वो बताई थी मैंने कि हमारा जो किंग है कौन है एमओटी में? 14। हमारा किंग कौन है? 14। जितना वो इधर इंसाफ करेगा उतना ही इधर भी करेगा। राजा जी का काम तो यही होता है। 15 16 17 18 19 20। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है इसका? 3.25 2 1.5 1.5 0। वैसे ही 6 नंबर इधर हटो पीछे हो, 13 6 12 11 10 9 8 0.5 0.5, उसके बाद 1, फिर 1.5, फिर आपका 2 2.5। ये आपका होगा बॉन्ड ऑर्डर, ये आपके होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देख लो, किसी का भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो दिस rule is valid for each molecule except to CO+। बाकी सबके लिए क्या है? वैलिड है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, आंख मीच के धड़ाक से आंसर निकाल दो। यही चीज पूछेगा, बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ सकता है, बॉन्ड एनर्जी पूछ सकता है। मैंने स्टेबिलिटी सारे ऑर्डर बता दिए, है ना। अब यहाँ से पूछेगा तो आपका CO का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो 3.2 से 3.5 के बीच में लाई करता है, ड्यू टू बॉन्ड लेंथ, ड्यू टू लेस बॉन्ड लेंथ कंपेयर टू CO, ठीक है। आपका जो CO का बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है? 3 होता है। फिर ऐसे मैं पूछ सकता हूँ NO में कितना हो गया? 8।
और साथ 15 के लिए कितना आएगा 2.5 आएगा, है ना। और वैसे ही पूछ सकता है NO प्लस के लिए पूछ सकता है, NO प्लस के लिए भी कितना हो गया 7, 14, 3 हो गया, और N2 का भी 3 हो गया। तो देखो 3 स्पीसीज ऐसी हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रोसोइक ऑक्साइड और N2। तो ये तीनों क्या कर रहे हैं बेटा, बॉन्ड ऑर्डर सेम रख रहे हैं। तो इक्वल भी मिल सकता है देखने के लिए, या आपको एक कोमा लगा के भी मिल सकता है, या फिर जैसे भी, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी मिले आपको बॉन्ड ऑर्डर। तो उसमें डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए कौन कौन सी स्पीसीज इसके अंदर सेम बॉन्ड ऑर्डर रखती है। तो वहाँ पे ये तीनों देखने को मिल सकते हैं, CO, NO प्लस और N2। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। और HF का कितना निकल का आया था बेटा आपका 1। ठीक है ना, HF का कितना निकल, कितने 10 इलेक्ट्रॉन से, 10 का देखो कहाँ है 10 का देख लो 1। ठीक है ना, किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, बस एक्सेप्ट टू इसको छोड़कर। ये आपकी छोटी ट्रिक है, इसके ऊपर आपका पूरा क्या खत्म हो गया बेटा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म हो गई है। अच्छा, वैसे आपसे मैं पूछ सकता हूँ CN के लिए, CN के लिए बात करूँ, साइनाइड में कितने होते हैं बेटा, साइनाइड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7, 7 और 6 कितने हो गए 13, 13 के लिए कितना आएगा बेटा 13 के लिए 2.5। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2.5। ऐसे मैं CN माइनस के लिए पूछ सकता हूँ, इसके लिए कितना आएगा 7 और 7 14, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3। मतलब मुझे 4 स्पीसीज ऐसी मिल रही, CO, CN माइनस, NO प्लस, और आपका पूछ सकता है N2। इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या था 3, सबका बॉन्ड ऑर्डर क्या था बेटा सेम था। ठीक है, लिख लेना, पूछ लेता है तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ इसके केस में है। किसके केस में, हाँ, वैसे आपसे पूछ लेता है, अगर मैंने यहाँ पे CN का लिया 2.5 और किसी का है तो आप लिख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर किसका बेटा CN और आपका NO प्लस का, सॉरी NO का कितना है 2.5। वैसे आपसे पूछ सकता है कि बताइए CN प्लस, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, कार्बन के पास 6 होते हैं, नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, 7 और 6 13, और एक निकल गया होगा, तो कितने बचे होंगे 12। 12 का बॉन्ड ऑर्डर कितना था 2, तो है इसमें 2 नहीं है किसी का भी। ठीक है, तो किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसको खास कर याद रखना बेटा, कि बॉन्ड ऑर्डर कार्बन CO, CN माइनस, NO प्लस, N2 इक्वल टू 3। और जो उसकी बात कर रहा था ना बेटा मैं, जिसमें ऐसे करके आ रहा था, आपको ऐसे करके देखने का मिलेगा, वो सेम टाइप की स्पीसीज में मिलेगा। जैसे ऑक्सीजन के बीच में कंपेयर करवा रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में कंपेयर करवा रहा है ना। लेकिन इस केस में आप इक्वल लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें इक्वल ही लिखोगे। वो सेम स्पीसीज में ज़्यादा उसको प्रीफर करता है, आपको देखने को मिल जाएगा। जब सेम टाइप की स्पीसीज मिलेंगी ना, उसमें ज़्यादा पूछता है वो कि उसमें ऑर्डर को अरेंज करो। लेकिन जब डिफरेंट टाइप के होंगे, बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, तो इक्वल करके लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बेटा ये MOT थ्योरी के भी कुछ यहाँ पर जितना भी हमने पढ़ा MOT थ्योरी के अंदर, उसकी ट्रिक्स हैं, बस इस ट्रिक्स को याद कर लेना, आपके लिए सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। अब तक पीछे क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं, वो सीखने के लिए था, वो आपने सीखा, प्रैक्टिस करी, अब इसको अप्लाई करना, और अप्लाई करने के बाद आप प्रैक्टिस करना, और मुझे उम्मीद है कि आपको MOT थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, हाँ, कुछ आपने फोर्स पढ़े होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या पढ़े होंगे बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो मैं चाहता हूँ उस टॉपिक को फ्रेश माइंड से अगले लेक्चर में डिस्कस करें कि इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन कौन से होते होंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा, कौन सा, वंडरवाल फोर्स, है ना। तो वैसे ही फोर्स हैं इसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर, जैसे डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, आयन डायपोल इंट्रैक्शन, आयन डायपोल इंड्यूस इंट्रैक्शन। तो आपको मिलेंगे 5 तरीके के देखने को मिलेंगे। बेसिकली उनको वंडरवाल फोर्स भी बोला जा सकता है या नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मोस्टली लोग क्या होते हैं, बोलते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वंडरवाल फोर्स होते हैं। तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे क्या वो बात सही बोलते हैं या फिर वो गलत बोलते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक कर लेते हैं। उनसे रिलेटेड आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, असाइनमेंट हैं,
वो आपको मिल जाएंगे, आप उनको सोल्व करना। मुझे उम्मीद है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आई होगी आपको CO के डायग्राम में, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस आपको बॉन्ड ऑर्डर मैन्युफैक्चर था वहाँ पे, वो देखना था। उसके लिए मैंने बता दिया है कि ये ट्रिक यूज़ करनी है ईच मॉलिक्यूल के लिए। बट आपको क्या है, CO को एक्सेप्ट करके उसको छोड़ देना है। वो उसको फॉलो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऐसा कर बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऐसा कर रहा था, ना तो प्रॉपर बॉन्डिंग में था, ना वो एंटी बॉन्डिंग में था, ना वो नॉन बॉन्डिंग में था, है ना। तो जब उसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल बढ़ा होगा तो उसने करेक्टर कैसा शो किया होगा, जब उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बॉन्डिंग करेक्टर शो करा होगा उसने, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं जी। इस तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है बेटा, चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं, फिर बात करते हैं बॉन्डिंग के और फोर्सेस के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।